मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हमारा जो विषय है वह बाघ गुफाओं की चित्रकला या बाघ की गुफा है। हम इस अध्याय को पहले भी पढ़ चुके हैं और अब हम इसके अंतिम पड़ाव की ओर हैं, जहाँ पे हम यहाँ के प्रसिद्ध चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। बाघ गुफाओं की स्थिति के बारे में हम पढ़ लिया। बाघ गुफाओं की खोज किसने करी, कब करी, इसके बारे में कहाँ लेख लिखे वो पढ़ा हमने। यहाँ कौन से धर्म की चीज़ें, कौन से संप्रदाय के चित्र मिलते हैं वो पढ़ा। चित्रों की अनुकृतियाँ कहाँ की गई, इनका रचना काल क्या है, इसका चित्र विधान अजंता से किस प्रकार मेल खाता है, यह पढ़ा हमने। और इन गुफाओं की संख्या कितनी है, नामकरण कितना है, कहाँ कहाँ चित्र प्राप्त होते हैं। तो मुख्यतः जो चित्र हैं वो गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 5 के बाहर के जो बरामदे हैं वहाँ से ये चित्र प्राप्त होते हैं। और उन चित्रों में जो पहला दृश्य है वह है वियोग का दृश्य। और यह जो वियोग का दृश्य है इसे कई चित्रकार, कई इतिहासकार इसे भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्र मानते हैं कि जब भगवान बुद्ध संन्यास के लिए प्रस्थान कर गए थे तो उनके जाने के बाद वसुंधरा उन्हें किस प्रकार याद करती है और उनके वियोग में यहाँ पर विरह में वह पीड़ा झेल रही है, उसका चित्र यह है। इस चित्र में क्या है कि एक झरोखा है, खिड़की है, उसके पास में एक औरत बैठी है और एक जो अन्य स्त्री है उसका हाथ अपने चेहरे को, हाथ से अपने चेहरे को छुपा रखा है पल्लू की सहायता से। और यह शायद इसलिए किया गया है कि रोने पर चेहरे पर जो विकृति के भाव आते हैं वह सुंदर दिखाई नहीं देते। और बाघ गुफा के चित्रकार भी अजंता गुफाओं के चित्रकारों की भांति स्त्री को असुंदर नहीं बनाना चाहते थे, कुरूप नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनका चेहरा, रोते हुए का चेहरा उन्होंने पल्लू से छुपा दिया है। तो एक प्रकार की मुद्रा भी बन गई है और उनका जो सुंदरता दिखाने का तरीका था वह भी झलकता है। यह इसी चित्र के पास में, इसी चित्र में छज्जे पर 2 कबूतरों का जोड़ा बना हुआ है। तो वैसे पता ना चले हमें, पर कबूतरों का जोड़ा एक क्या है, प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप से बना है। तो उससे यह पता चल जाता है कि यह किसका चित्र है, प्रणय का चित्र है। तो अगला जो चित्र है वह है मंत्रणा का। मंत्रणा मतलब मीटिंग, और कोई राजकार्य से कोई मीटिंग हो रही है। तो इस चित्र में क्या है पहले देख लीजिए कि 4 पुरुष बैठे हैं, आलती फालती मारे, सुखासन मुद्रा इसे बोला जाता है, उसमें बैठे हैं। और सभी का ऊपरी भाग वस्त्र रहित है और नीचे इन्होंने धारीदार कुछ कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और 2 जो बाएं और 2 आदमी बैठे हैं इनके सिर पर मुकुट है पर बाकी के सिर पर मुकुट नहीं है। तो जिनके सिर पर मुकुट है उसमें आगे वाला कोई मंत्री लगता है और पीछे वाला कोई राजपुरुष प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से यह हमें पता चल जाता है कि यह किसका है, एक मंत्रणा का दृश्य है। कोई चर्चा चल रही है किसी बात में, और जो पीछे का भाग है वो हरा हरा या कुछ पेड़ पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ उनमें दिखाई देती हैं, जिससे कहा जाता है कि यह किसी उद्यान के बीच में बैठकर यह मंत्रणा चल रही होगी। तो इस प्रकार यह दूसरा दृश्य है। इसी दिशा में आगे चलते हैं तो एक तीसरा दृश्य मिलता है। इस तीसरे दृश्य में क्या है कि 6 व्यक्तियों का आकाश में विचरण करते हुए का चित्र है। और आकाश में विचरण करती हुई जो जाति है वह गंधर्व है, होती है। तो इन्हें गंधर्व का चित्र कहा गया है। और इन गंधर्व क्या कर रहे हैं, जो भिक्षु है, बीच में कोई भिक्षु हैं, उन भिक्षु के चारों ओर ये उड़ान भर रहे हैं। और शायद यह इसमें भिक्षु के द्वारा इन गंधर्वों को क्या दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। तो ये धर्मोपदेश का दृश्य
प्रतीत होता है। इसके धर्मोपदेश के दृश्य का एक और भी कारण है, वह यह है कि सभी आकृतियों के जो सिर हैं वह मुंडे हुए हैं। तो मुंडे हुए हैं तो ये बौद्ध भिक्षु लग रहे हैं, बौद्ध धर्म के भिक्षु लग रहे हैं। तो इस प्रकार का यह तीसरा चित्र यहाँ बना हुआ है। चौथा जो दृश्य है, यह चित्र तीसरे दृश्य के ठीक नीचे बना है, नीचे की ओर बना है। और इसमें क्या है, 5 गायिकाएं हैं, जिनमें क्या है, अब तो केवल कमर तक का भाग ही शेष बचा है, बाकी का भाग नष्ट हो चुका है। और जो बीच में जो स्त्री है, उसके हाथ में कोई वीणा जैसा कोई वाद्य यंत्र है, वो उसे लेकर खड़ी है। और बाकी जो उसके चारों ओर स्त्री आकृतियाँ हैं, 5 गायिकाएं हैं, उनके सभी के बाल जूड़े से बंधे हुए हैं और सभी का ऊपरी भाग, ऊपरी अंग वस्त्र रहित हैं। और इसमें जो मध्य की आकृति है, उसमें ईरानी नीला रंग भरा गया है। यह जो ईरानी नीला रंग है, यह अजंता के चित्रों में भी हमें देखने को मिलता था। अगला चित्र जो इसी के समीप बना है, 5वां दृश्य कहलाता है। और इस 5वें दृश्य में क्या है, 2 भाग हैं। 2 भागों में से माना जाता है 5वें दृश्य को। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ इस पूरे दीवार पर 3 चित्र हैं। जो बीच का चित्र है, यही 5वां दृश्य है। और उसके दाईं ओर साइड का जो चित्र है, यह तृतीय है, इसी चित्र का दूसरा भाग है। तो इसे इसी चित्र में काउंट किया जाता है। तो यह चित्र भी क्या है, नृत्यांगनाओं एवं वादिकाओं के 2 समूहों का चित्र है, जिसमें एक नृत्यरत पुरुष बीच में खड़ा है। उसकी मुद्रा गतिमान है, मतलब घूम रहा है वो। और उसके चारों ओर स्त्री आकृतियाँ खड़ी हैं, 7 नृत्यांगनाएँ खड़ी हैं। उस चित्र को इस तरह से बनाया गया जैसे सूरजमुखी का फूल खिला होता है, चारों ओर पंखुड़ियाँ बिखरी होती हैं चारों ओर। उसी प्रकार ये चारों ओर, इसके चारों ओर वादिकाएँ हैं, जो अलग अलग वाद्य यंत्र लेकर खड़ी हैं। अगर कहा जाए कि कौन से नियम से बनाया गया है, तो ये संयोजन के प्रभाविता के सिद्धांत का पालन करते हुए इस चित्र को बनाया गया लगता है। प्रभाविता का सिद्धांत कहता है कि जो सबसे मुख्य आकृति है उसे मध्य में खड़ा करें और कम मुख्य आकृतियों को उनसे थोड़ी दूर या चारों ओर खड़ा करें। तो उसी नियम को पालन करते हुए इस चित्र को यहाँ बनाया गया है। दूसरा समूह चित्र वो आपके सामने है। ये हालांकि ये इस चित्र में क्या है, बीच में एक वही पुरुषाकृति है और चारों ओर स्त्री आकृतियाँ खड़ी हैं। सेम लगभग वैसा ही चित्र है, पर इसमें जो स्त्री आकृतियाँ हैं, उन सभी के हाथों में अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, जैसे मंजीरे हैं, डंडे हैं, मृदंग है, ये सब हैं। और जो नर्तक है, उसका जो पायजामा है वह थोड़ा पतला पायजामा है, और जो कुर्ता है वह चुस्त है। चुस्त का मतलब थोड़ा टाइट है। उसके बाल जो है वो लहरा रहे हैं, कंधों पर है, लहरा रहे हैं। तो गति की मुद्रा भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार के ये सभी चित्र हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब इन चित्रों के अलावा भी कुछ और चित्र हैं जो बाघ गुफाओं में बने हुए हैं। उन्हें यहाँ पे हम 6 और 7 और 6 और 7वां चित्र भी कहते हैं। जिन चित्रों को देखने से लगता है कि यह कोई हाथियों के जुलूस का दृश्य है, इसमें कुछ हाथी हैं और कुछ घुड़सवार हैं, तो यह किसी राज परिवार के कहीं गतिमान होने के दृश्य का चित्र लगता है। और कुछ लोगों का तो कहना है कि यह विजय उल्लास में तल्लीन और अपने गंतव्य की ओर प्रयाण कर रहे लोगों का चित्र है। तो ऐसे पर वो कम प्रमुख चित्र थे, इसलिए उनका उल्लेख मैं यहाँ, उनका चित्र यहाँ नहीं लगाया है। अब आती है बाघ गुफाओं की विशेषताओं की बातें। तो जो बाघ गुफाओं की विशेषताएं हैं, उसमें क्या है कि सभी प्रकार के चित्र यहाँ बने हैं।
प्रकृति का अंकन यहाँ कुछ ज़्यादा हुआ है। आलेखनों में भी प्रकृति दिखाई देती है, फूल पत्तियाँ दिखती हैं, पशु पक्षी दिखते हैं। पशु पक्षियों में मोर, चकोर, कोयल, कपोत, सुक, तोता आदि दिखाई देते हैं। और अलंकरणों में पुष्प गुच्छ हैं, बेलें हैं, कमल के पत्ते हैं, ये सब यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ प्रकृति का जो चित्र है वो विशेष रूप से किया गया है। अब कई चित्रकार, कई इतिहासकार अजंता और बाघ चित्रों की आपस में तुलना करते हैं। तुलना करते हुए वे कहते हैं कि भाई ये दोनों ही लगभग एक समय काल में ही बने हुए हैं, तो किस प्रकार एक दूसरे के साथ इनकी क्या तुलना की जाती है। तो लगभग एक समय ही बने हैं, इनका चित्र विधान भी लगभग एक समय ही बनाया हुआ है, और इनकी रेखाएं, मानवाकृतियाँ लगभग सब एक जैसी ही है। परंतु अजंता के चित्रकार ने नारी सौंदर्य को थोड़ा अधिक अच्छे से उकेरा है, और बाघ गुफा के चित्रों में प्रकृति का अधिक महत्व है, और अजंता के चित्रों में नारी अंकन या मानव अंकन का अधिक महत्व है। तो इस प्रकार ये सभी चित्र हमें प्राप्त होते हैं, और आप सभी विद्यार्थी ये बाघ गुफाओं के चित्रों को जहाँ कहीं आपको नेट पे मिलें वहाँ से इनका और अध्ययन करें, इनको लाइव देखें, तो थोड़ा और आपके लिए उपयोगी रहेंगे। अब इसके बाद जो है अगला अध्याय, हम मिनीचर आर्ट की तरफ चलेंगे, उसमें जैन चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा जैन चित्र। धन्यवाद।